कि अगर आप उन्हें कल का लेक्चर सुना है, जिन लोगों ने आज पहली दफा ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग कल का हमारा लेक्चर यहाँ पे सुन लें। हमारे कल के लेक्चर में हमने बात की थी फिलॉसफी की इब्तिदा के हवाले से। यूनान का हमने इब्तदाई ज़माना कल बयान किया कि फिलॉसफी की कैसे इब्तिदा हुई, और कल हम उनको लेके आए थे। उस लेक्चर का एंड हमारा हुआ था सोफिस्ट पे। सोफिस्ट एक टीचर थे, फिलॉसफर थे, जो इल्म सिखाते थे रेटोरिक का। रेटोरिक कहते हैं तकरीर के फन को। वो तकरीर का फन इसलिए सिखाते थे कि यूनान में और दूसरी रियासतों में डेमोक्रेसी थी। उस डेमोक्रेसी के अंदर वही आदमी आगे जा सकता था, वही पर अपने जो है आगे उसके लिए तरक्की के चांस थे, जो वहां पे लोगों को कन्विंस कर सकता था अपनी बात के लिए। तो सफिस्ट ने कहा कि देखो, रियलिटी का कोई वजूद नहीं है। रियलिटी कोई ऑब्जेक्टिव चीज नहीं है, कोई कंक्रीट चीज नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज सच है और ये झूठ है। सच और झूठ का ताल्लुक जुबान से है, लैंग्वेज से है। जो चर्ब जुबान होगा वही सच्चा होगा, जो जरा बात नहीं कर सकेगा वो झूठा करार पाएगा। आप ये समझ ले कि वो वकील पैदा करते थे, एक कहते थे कि हम आपको अपने आर्गुमेंट देना सिखाएंगे। तो उसी वक्त में सुकरात पैदा हुआ। सुकरात ने ये कहा कि असल में जो रियलिटी है इसका ताल्लुक, हकीकत का ताल्लुक किसी सब्जेक्टिव नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बात आदमी कह रहा है कि रात है, दूसरा कह रहा है दिन है, तो दोनों अगर चर्ब जुबान है वो दोनों सच्चे हों? ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि हमें कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा जिसके जरिए हम ये जान सकें कि हकीकत क्या है, हम हकीकत तक पहुंच सकें, उस हकीकत को जो है हम पा सकें अपने रियल मानी में। तो सुकरात का ये दावा था कि रियलिटी जो है, हकीकत जो है, ये सब्जेक्टिव नहीं है बल्कि ऑब्जेक्टिव है। वो कोई ऐसी चीज जरूर है जो हमेशा कायम रहती है और यूनिवर्सल है, ये रिलेटिव नहीं है। मैंने कल आपको बताया था रिलेटिविज्म की जो है जो टर्म है उसके मानी ये है कि सच्चाई जो है या कोई भी मामला है वो अपनी सिचुएशन के हवाले से उसको उसकी परख होना जरूरी है। मसलन आप इसकी एक मिसाल देखें, एक आदमी खड़ा है बोर्ड के इस तरफ, दूसरा दूसरी तरफ खड़ा है। एक तरफ से बोर्ड जो है वो व्हाइट है, दूसरी तरफ से ब्लैक है। तो ये आदमी कह रहा है जी मैं सच्चा हूं, वो कह रहा है मैं सच्चा हूं। तो ये रिलेटिविज्म है कि इस तरह हर एक सच्चाई जो है वो जहां पे जो आदमी, जहां मकाम और जिस टाइम और स्पेस, इन दोनों से इसका ताल्लुक है सच्चाई का। सुकरात ने कहा नहीं, सच्चाई सच्चाई के अंदर हमेशगी है। जो बड़े हकीकतें हैं वो उनके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो रिलेटिव हैं, स्पेस और टाइम के उन पे असरात नहीं होते, वो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। जब सुकरात अपनी ये तबलीग कर रहा था, सुकरात बाजारों में जाता, जाके वहां पे अपनी लोगों के साथ कन्वर्सेशन करता, और उनकी कन्वर्सेशन बड़ी ही जबरदस्त किस्म की होती। प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक के अंदर सुकरात को एक किरदार बनाया है जो मुख्तलिफ लोगों के साथ बहस मुबहसे में शरीक होता है। अब उसका बहस मुबहसे का तरीका क्या था? फर्ज किया वो मार्केट में जाता है, जाके एक आदमी से पूछता है, अच्छा भाई बता दो मुझे कि ये जो दोस्ती होती है, ये दोस्ती क्या चीज होती है? वो आदमी आगे से कहता कि दोस्ती असल में किसी के लिए फर्ज किया कि अपना सब कुछ निसार कर देना है, अपना सारा कुछ किसी के लिए कुर्बान कर देना दोस्ती है। अच्छा, वो कहता है कि अगर दोस्ती किसी के लिए अपना सारा कुछ कुर्बान कर देना है तो इसका मतलब यह है कि दोस्ती नुकसानदेह अमल है। तो अगर एक आदमी दोस्ती करता है तो उसके लिए सारा कुछ कुर्बान कर, तो इसका मतलब ये तो नुकसानदेह चीज है। हालांकि आपने तो कहा है कि ये अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है, हम इसको अच्छा समझते हैं, तो इसका मतलब ये तो नुकसानदेह चीज। इस तरह की कन्वर्सेशन करके वो चीज के आखिरी डेफिनेशन पे कायम होता था, और एक ऐसे मकाम पे वो कन्वर्सेशन जा पहुंचती थी जहां पे कोई चीज डिटरमिनेट हो जाती थी, पता चल जाता था कि ये असल चीज है, इससे आगे नहीं जाया जा सकता। तो हमारे जो मेथड का पोर्शन है, 3-4 मेथड है, उसमें पहला जो मेथड का यानी वो पहला क्वेश्चन है सुकरात का मेथड।
कि सुकरात का मेथड क्या था। तो बात ये चल रही थी कि जब सुकरात ने उनको टफ टाइम दिया सोफिस्ट को, तो सुकरात के ऊपर मजहब का इल्जाम लगाया गया। उन्होंने कहा ये देवी देवताओं के ऊपर सवाल उठाता है, ये हमारे देवताओं को जो है उनकी हुर्मत और इज्जत नहीं करता, और इस तरह के और नौजवानों को ये खराब कर रहा है। एक बड़ी दिलचस्प बात अदा ये कि वो उसको अपने वक्त का ज़हीन तरीन आदमी भी मानते थे। तो सुकरात को जब अदालत में पेश किया गया तो सुकरात ने कहा कि अच्छा मुझे बताओ, आप लोग मुझे अक्लमंद कहते हो? उन्होंने कहा हाँ। तुमने कहा कि क्या एक अक्लमंद आदमी ये चाहेगा कि वो अपने इर्द गिर्द जराइम पेशा या इस तरह के लोग पैदा कर दे जो कल उसको नुकसान दें? उन्होंने कहा कभी नहीं चाहेगा। तो उसने कहा आप लोग मेरे पे इल्जाम लगाते हो कि मैं नौजवानों को खराब कर रहा हूं, तो मैं कैसे अपने इर्द गिर्द जहां मेरे बच्चों ने रहना है, मेरी बीवी ने रहना है, मेरे घर वालों ने रहना है, तो मैं अपने इर्द गिर्द कैसे गलत मुआशरा क्रिएट करूंगा? तो अगर आप ये समझते हैं कि मैं सियाना भी हूं और ये कर रहा हूं, तो आपका इस तरह आपका इल्जाम गलत साबित होता है। दूसरी बात यह है, अगर आप मुझे ये समझते हैं कि मैं किसी बेवकूफ़ी की वजह से ऐसा कर रहा हूं, तो उस पर तो कानून अप्लाई नहीं होता। बाहर का वो बड़ा दिलचस्प मुकालमा है जो उसका वहां पे हुआ। एट द एंड सुकरात को ये कहा गया कि आप अपने लिए कोई सजा तजवीज करें, तो उसने अपने लिए कोई बहुत मामूली सी सजा तजवीज की, चंद पैसे। तो जूरी को इस पे बड़ा गुस्सा है और उसे जहर का प्याला पीने पे मजबूर कर दिया गया। सुकरात का जो सबसे अहम शागिर्द था वो प्लेटो था। प्लेटो ने रिपब्लिक के अंदर सुकरात को अपना किरदार बना के सुकरात की जो सारी कन्वर्सेशन थी, उनके जो सारे ख्यालात थे, वो पेश किए सुकरात ने, क्योंकि उसकी कोई किताब वगैरह नहीं है सोक्रेटिस की। ये भी ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन आ जाता है, 4 किताबों के नाम दिए होते हैं, ऊपर लिखा होता है कि कौन सी किताब जो है सुकरात की है, हालांकि सुकरात की कोई किताब नहीं है। तो सुकरातिक मेथड के सुकरात का तरीक़ेकार क्या था? तो सबसे पहले इसके अंदर हम पहली इसकी जो तुर्की है, जो पहली चीज है वो ये है कि ये डिसिप्लिन कन्वर्सेशन का मैसेज था। एक मुनज़्ज़म गुफ्तगू का अंदाज था, एक ऐसा अंदाज था जिसमें दो पार्टीज आपस में एक मुनज़्ज़म अंदाज में गुफ्तगू करती थी, और ये गुफ्तगू किसी भी चीज की हकीकत जानने के लिए, कोई डेफिनेशन कायम करने के लिए, किसी अच्छा सफिस्ट जो थे वो इसलिए सिखाते थे लोगों को गुफ्तगू करना कि वो लोगों को जुबान के जरिए, फिर जुबान के जरिए सच कोई जो है ना बात साबित की जा सके, यानी गुफ्तगू बराए गुफ्तगू का फन। सुकरात कहता था कि नहीं, असल में गुफ्तगू का जो बुनियादी और मेराज है, उसकी असल है। हाँ, मैंने अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सोक्रेटिस के दौर में एजुकेशन के हवाले से एजुकेशन क्या थी। तो मैंने ये बताया है अभी कि सोफिस्ट जो थे वो मेंटोर थे, वो टीचर थे, और जो लफ्ज पेडागॉग आया है, ये पेडागोजी जिसको हम बोलते हैं, पेडागोजी वहां के पेडागॉग होते थे, जो अमीर लोग होते थे, वो टीचर को अपने पास हायर करते थे और वो टीचर बाकायदा तालीम देते थे और उखाड़ों में लेके जाते, जो उस वक्त की राय तालीम थी। तो इसको पेडागॉग बोलते थे, वो जो उस्ताद होता था, इसी से लफ्ज पेडागोजी निकला है। अच्छा, बात ये हो रही थी कि ये तरीकाकार बुनियादी तौर पे डिसिप्लिन कन्वर्सेशन का एक तरीकाकार था, जिसमें दो पार्टीज कोई डेफिनेशन कायम करने के लिए, किसी चीज की बाकायदा तारीफ मुतय्यन करने के लिए कि इस तारीफ के अंदर क्या क्या चीज इंक्लूसिव होनी चाहिए, क्या एक्सक्लूसिव होना चाहिए, तो एक प्रॉपर डेफिनेशन कायम करने के लिए डिसिप्लिन कन्वर्सेशन करते थे। दूसरी बात यह है कि ये क्वेश्चन और आंसर का तरीकाकार था। सोक्राटिक मेथड क्या है? तरीकाकार है, क्वेश्चन एक आदमी करता है, दूसरा उसका जवाब देता है, उसके जवाब के बाद फिर वो आदमी क्वेश्चन करता है, दूसरा आदमी उसका जवाब देता है। ये एक दूसरी इसके आप बनाए गए हेडिंग बना लें या आप इसको दूसरा पैराग्राफ बना लें कि क्वेश्चन एंड आंसर का तरीकाकार था सोक्राटिक मेथड का। अब इसके अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से थे? तो पहला जो स्टेप इसके अंदर आप लिखेंगे कि पहला इसके अंदर जो स्टेप था वो था प्रपोजिंग डेफिनेशन। एक पार्टी जो है, सबसे पहले दो जब लोग गुफ्तगू करते थे, उनमें से एक आदमी एक डेफिनेशन प्रपोज करता था। वो कहता था कि इस चीज की ये डेफिनेशन है, तो सुकरात ये उससे सवाल करता था, तो वो अगले जवाब में अपनी एक डेफिनेशन कायम करता था।
मसलन अपने एक मुबासे में, अपनी कन्वर्सेशन में एक बार वो पूछता है किसी से कि नॉलेज क्या है, व्हाट इज नॉलेज, इल्म क्या है। तो ये सबसे पहले सवाल है और उसके अंदर वो जवाब देता है इल्म किसी बात पे यकीन है। अगला आदमी क्या जवाब देता है कि किसी चीज पे बिलीफ जो है वो असल में नॉलेज है। अच्छा, अब इस प्रपोजिंग डेफिनेशन के अंदर अब उसको जो दूसरा इसके अंदर स्टेप इन्वॉल्व है वो है रिबटिंग ऑफ द डेफिनेशन। दूसरा आदमी जो इस मेथड के अंदर मौजूद होता है वो उसकी तारीफ को क्या करता है, उसकी तारीफ को वो उसका दिफा करता है, उसको रिजेक्ट करता है, उसके आगे काउंटर आर्गुमेंट करता है। ये रिबटिंग ऑफ डेफिनेशन होती है। ये दूसरा स्टेप उसके अंदर इन्वॉल्व है। अब सुकरात आगे से उस आदमी से जो इसने कहा कि इल्म बुनियादी तौर पे किसी बिलीफ का नाम है, किसी पुख्ता यकीन का नाम है, तो आगे से उसको सवाल दागता है। वो कहता है कि ये बताओ कि बच्चे जो होते हैं वो फेरीज के वजूद पे, एग्जिस्टेंस ऑफ फेरीज पे उनका यकीन होता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इल्म यही होगा? अगर आपने ये कहा है कि इल्म पुख्ता यकीन का नाम है तो फिर इसका मतलब यह है फेरीज का वजूद होना चाहिए, ऐसी चीज का वजूद होना चाहिए जो ख्याली समझी जाती है, बच्चे उन पे यकीन करते हैं। तो इसका अब इस सवाल के जवाब में, इस सवाल के आगे जब ये काउंटर क्वेश्चन होता है तो उसका हरीफ जो होता है, मुखालिफ जो होता है, अपोनेंट जो होता है, वो अपनी डेफिनेशन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। वो कहता है कि असल में ये बात भी जरूरी है कि जहां पे चीज पे असल यकीन हो वहां पे उसके अंदर सच्चाई या सदाकत का होना भी मौजूद है और कोई ये इल्यूजन वगैरह ना हो, एक मुकम्मल तौर पे उस चीज का वजूद होना आगे रखना जरूरी है। यानी इस तरह एक गुफ्तगू चलती रहती है और फिर चलते चलते आखिर एक ऐसी डेफिनेशन कायम होती है जहां पे जाके ये बात मुतय्यन हो जाती है कि नॉलेज ये है, ये एक ऐसी चीज है जिसमें ओपिनियन नहीं है, इसका बाकायदा आगे सामने एक ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। ये कोई आपका एक गलत अकीदा या आपकी जाती जो राय है उसमें शामिल नहीं है, बल्कि इल्म। अब यहाँ पे समझते हैं कि इल्म और ओपिनियन की जो डेफिनेशन है, ओपिनियन ये है, मैं कहता हूँ कि बाहर बारिश हो रही है, तो हो सकता है बाहर बारिश हो रही है, जब बाहर बारिश हो रही है मेरी ओपिनियन है, मैं कहता हूँ जी 7वें आसमान पे जाया जा सकता है, ये मेरी ओपिनियन है। अब एक बाहर आदमी को मैं भेजता हूँ, बाहर जाके वो जाता है और जाके वाकई बारिश हो रही है, उसका ऑब्जेक्ट बाहर मौजूद है, वो गीला होके आता है, तो अब ये इल्म में तब्दील हुआ है। ये पहले ओपिनियन थी। ओपिनियन और जो इल्म है इसके हवाले से आगे जो प्लेटो का नजरिया इल्म है उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि ओपिनियन और इल्म का क्या फर्क है। अब मॉडिफाई करता है दूसरा आदमी, तो इस तरह जो है सिलसिला आगे बढ़ता चला जाता है। इसी तरीकाकार को डायलेक्टिकल जो है तरीकाकार भी बोलते हैं। डायलेक्टिकल तरीकाकार बुनियादी तौर पे डायलेक्टिकल मेथड हेगल का मेथड है, ये हमारे यहाँ अपने साथ में शामिल है। बिल्कुल आसान सी बात है। अब जब आप खुद से पढ़ते हैं, मुझे कई स्टूडेंट है सर हम खुद से पढ़ रहे हैं हमें समझ ही नहीं आती, तो बात यह है कि जो ही लफ्ज आएगा डायलेक्टिकल मेथड तो उस आदमी को वो कंफ्यूज हो जाएगा, हेगल कौन था, डायलेक्टिकल। जब आप समझ रहे हैं तो आपको बिल्कुल आसान सी बात लगेगी। वो ये है कि डायलेक्टिकल मेथड ये होता है कि एक ख्याल या एक नजरिया पेश होता है, उसको थीसिस बोलते हैं। एक आदमी कोई चीज नजरिया पेश करता है, मसलन वो एक आदमी कहता है जी ये है कि आप कोई भी चीज फर्ज कर लें, तो दूसरा आदमी आगे से कहता है ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उसकी जो बात है उसकी बात में से उसको रिफ्यूट करता है और किसी दलील के साथ उसको रिफ्यूट कर देता है। ये उसका थीसिस का एंटी थीसिस होगा। अब एक वो दोनों एक बात पे मुत्तहिद होते हैं कि कुछ उस बंदे की बात, कुछ उसके पार्ट्स वो मिला के एक दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाता है, वो सिंथेसिस हो जाता है। अब वो सिंथेसिस जो है वो बजात खुद एक थीसिस बन जाता है और इसी तरह सिलसिला आगे चलता जाता है। ये डायलेक्टिकल मेथड है। और कार्ल मार्क्स की जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो कार्ल मार्क्स ने सिर्फ ये किया, तो हीगल ने यह कहा था कि बुनियादी तौर पे जो आइडियाज होते हैं, ख्यालात होते हैं, उसके अंदर डायलेक्टिक्स चलता है। एक आइडिया दूसरे को रिप्लेस करता है, दूसरे फिर जो है थीसिस और एंटी थीसिस का अमल होता है।
तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि आइडियाज नहीं है बल्कि मटेरियल वर्ल्ड है, और उसके अंदर ज़राए पैदावार के जो हैं जब वो तब्दील होते हैं तो दुनिया इस तरह आगे चलती है और हिस्ट्री आगे सफर करती है। ये डायलेक्टिकल मेथड भी इसी के जो है बुनियाद इसकी जो है हमें सोक्रेटिक मेथड के अंदर नजर आती है कि सुकरात का जो मेथड था उसी के अंदर डायलेक्टिकल मेथड के बीच मौजूद हैं। असल में वही तरीकाकार है जिसको बाद के फिलासफरों ने इस पे कुछ काम किया। अच्छा, इसके साइलेंट फीचर हम देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर चीजें मौजूद है। अच्छा, मैं बता देखें, आप डायलेक्टिकल मेथड की उन्होंने पूछा है कि कोई मिसाल दे दें। मसलन एक मुल्क के अंदर सबसे पहले ये होता है कि सदारती निज़ाम मुतारिफ कराया जाता है। आप हमारी हिस्ट्री में देख ले, मेरे नहीं पता कि क्या कौन से निज़ाम, सदारती निज़ाम मुतारिफ कराया जाता है। उस निज़ाम के अंदर ये होता है कि सदर के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। फिर ये होता है कि जब असम्बलियों में बहस होती है या की पे ये उसके जब वो अप्लाई हो जाता है तो उसके कुछ ड्रॉबैक सामने आते हैं। उसके सामने आने के बाद क्या होता है कि उसमें से कि इसके पास तो पावर्स इकट्ठी हो गई हैं, बहुत ज्यादा पावर्स इकट्ठी हो गई हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री देख लें दुनिया की, पूरे निजाम देख लें कि वहां पे पहले कौन से निजाम थे जब हुक्मरान होते थे, अकेला शहनशाह होता था। फिर वक्त के साथ साथ उस पर तनकीद आई, उसका एंटीथीसिस पेश हुआ, वो ये किया गया कि उसके अगेंस्ट ये एक अवाम की हुकूमत आ गई। अब एक तरफ डिक्टेटरशिप है, एक तरफ डेमोक्रेसी है। अब इसके दरमियान का एक सिलसिला कायम किया गया कि लोगों को ना तो मुकम्मल तौर पे जो है वो उनके हाथ में चीजें दे दी जाए, ना कोई एक मुतलक आदमी के पास हो, दरमियानी एक जो है वो सूरत हाल कायम की जाए जिस तरह चाइना में है। यानी ना वहां पे एक ऐसा डिक्टेटरशिप है ना बिल्कुल आजादी है, एक दरमियाना सिस्टम है। ये डायलेक्टिकल सिस्टम के आप इसकी आसान सी मिसाल है। बाकी साइंस के जितने कवानीन हैं आप उसके अंदर भी डायलेक्टिकल सिस्टम देख सकते हैं कि कैसे पहले किसी चीज को करार दिया गया कि मसलन ये इसकी काज है, फिर दूसरी काज सामने लाई गई, फिर उनके दरमियान में साइंस ने जिस तरह तरक्की की, सारी तारीख को आप डायलेक्टिकल सूरत हाल में देख सकते हैं। आपको पता है कि इसकी सवाल है, ये आप आखिर पे पूछना कि फिलासफी के हवाले से कि कहाँ से शुरू हुई, यूनान से शुरू हुई है। और मैंने कल के लेक्चर में इसका सारा बैकग्राउंड बताया था कि फिलासफी कहाँ से, वो हमारा यहीं पे लेक्चर मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं कि फिलासफी की इब्तिदा यूनान से होती है, ग्रीक से होती है। और इसकी इब्तिदा क्यों होती है, 54 मिनट्स का मेरा लेक्चर कल का मौजूद है यहाँ पे। आप देखें तो ये साइलेंट फीचर जो है सोक्रेटिक मेथड के, ये हम देख रहे थे। तो इसके अंदर सब मेथोडोलॉजिकल डाउट, सोक्रेटिक मेथड इसलिए वजूद में आया कि जो चीजें, जो डेफिनेशन चीजों की कायम हो चुकी थी उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार नहीं कर रहा था सुकरात। He was saying that things as they has been defined are not, I am not satisfied with them. I am not satisfied that these definitions are sufficient or these definitions are proper. तो वो जो स्टेटस को था उस पर मुतमईन नहीं था। वो कहता था कि अगर ये मसलन उसका एक हरीफ कह रहा था एक उसमें, वो कहता है, पूछता है जस्टिस क्या है, तो वो उसका मुखालिफ वहां पे अपने एक सफिस्ट जो था वो अपना आर्गुमेंट ये बना चुका था कि असल में ये जो पावरफुल है उसका इंटरेस्ट है, तो यही जस्टिस है। कि अगर जस्टिस का मतलब यही है कि जो अमीर है उसके मफादात जो हैं, अगर वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला, वो जिस तरह उसके मफादात प्रोटेक्ट होते हैं, वही स्टैंडर्ड है जस्टिस का। तो सुकरात इस बात को रिफ्यूट करता है कि जस्टिस इस तरह नहीं है। तो सबसे पहली बात कि इसके साइलेंट फीचर में आप देखेंगे मेथोडोलॉजिकल डाउट, कि ये मेथड जो है, जो डेफिनेशंस कायम थी उनके ऊपर डाउट का शिकार, वो सवालिया निशान खड़ा करता है। वो कहता है कि मैं इस पे मुतमईन नहीं हूं। दूसरा है कन्वर्सेशनल, पहले भी मैंने बताया है कि ये मेथड जो है बुनियादी तौर पे कन्वर्सेशनल मैसेज था, मेथड था। इसके अंदर दो लोगों के दरमियान आपस में कन्वर्सेशन होती है और वो लोग इस तरह डायलेक्टिकल तरीकाकार से एक दूसरे से वो एक दूसरे को काउंटर आर्गुमेंट देते हुए आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहां पे आगे मजीद कोई
उनके पास आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं होता, तो वो डेफिनेशन मुकर्रर हो जाती है। अब इस मेथड के एक और फीचर ये है कि ये इंडक्टिव मेथड है। आप लोग दो चीजें याद रखें, ये आगे भी फिलॉसफी में आएंगी, एक होती है इंडक्शन और एक होती है डिडक्शन। इसकी सादा मिसाल ये है, डिडक्टिव कोई चीज डिड्यूस कैसे की जाती है। आप ये समझें कि इसके अंदर बुनियादी तौर पे डिडक्टिव मेथड के अंदर 3 स्टेप जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। एक मेजर मुकदमा होता है, प्रिमिसेस जिसको बोलते हैं, एक माइनर होता है और एक कंक्लूजन होता है। मसलन आपने बहुत औकात ये पढ़ा है, सुना है कि डिडक्टिव मेथड की एक मिसाल यह है कि ये यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की तरफ सफर करता है। यूनिवर्सल क्या होता है? मैं पहले एक ऐसा दायरा बड़ा लगाता हूं जिसके अंदर मैं सारी चीजों को रख देता हूं। मैं कहता हूं ऑल मेन आर मॉर्टल, तमाम लोग फानी हैं, सब ने फना हो जाना है, मर जाना है। ये मेजर प्रिंसिपल है। अब मैं इससे छोटा बनाता हूं, दूसरा माइनर, सुकरात इज मैन, सुकरात एक इंसान है। अब जब मैंने पहला बड़ा सर्कल कायम कर लिया कि तमाम लोग मॉर्टल हैं, तो अब सुकरात भी उनके अंदर मौजूद है। कंक्लूजन, देयरफॉर सुकरात इज मॉर्टल, सुकरात जो है वो भी फानी है। तो ये डिडक्टिव मेथड है। इंडक्टिव मेथड क्या है? इंडक्टिव मेथड ये है कि मैं, अब वो पहले वाला जितना मेथड था उसके अंदर आपका कोई एक्सपीरियंस शामिल नहीं हो रहा था। वो एक स्टेटमेंट थी, ठीक है, उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस शामिल इस तरह नहीं हो रहा था कि आपका जो सेंसेस हैं उसके अंदर उनकी जरूरत नहीं थी। कोई भी आदमी बैठ के इस चीज को कायम कर सकता है। लेकिन डिडक्टिव मेथड साइंटिफिक मेथड है, उसके अंदर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं। मसलन एक आदमी कहता है जी मैंने एक कौवा देखा, वो काला था। दूसरा मैंने देखा काला था, तीसरा देखा काला था, चौथा देखा, पर एट द एंड पे जाके वो कंक्लूजन ये निकालता है कि तमाम कौवे काले होते हैं। ये इंडक्टिव मेथड है, यानी पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ जाते हैं। और आपने सिर्फ एक दो बातें याद रखनी है, इंडक्टिव मेथड के अंदर पर्टिकुलर से हम यूनिवर्सल की तरफ सफर करते हैं और डिडक्टिव मेथड में यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की तरफ आते हैं। तो ये जो मेथड है इसके अंदर इंडक्टिव है। इंडक्टिव इस लिहाज से है कि सबसे पहले वो किसी भी डेफिनेशन पे, मसलन दोस्ती की, एक फ्रेंडशिप की अगर वो कायम करना चाहता है डेफिनेशन, तो वो फ्रेंडशिप के मुख्तलिफ नमूनों पे पहले गौर करेगा, उस पर बात करेगा और उनको मिसाल बना के फिर इसकी तरफ जाएगा। तो एक आखिर पे वो एक चीज पे जाएगा। इसको इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड के इसके अंदर बहुत सारी जो है वो फीचर शामिल है। इंटेलेक्चुअल मिडवाइफरी, अच्छा आपको पता है कि कई आपने शायद पढ़ा हो या आज सुन लें कि सुकरात जो था इसका बाप पत्थर तराशता था और इसकी मां जो थी वो दाइया थी। अब सुकरात जी कहता था अपने मेथड के अंदर कि देखो मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा कि मैं आपको अपने पास से इल्म दे रहा हूं, मेरा कोई ये दावा नहीं है। उनका ये नजरिया था कि इल्म आपके पास मौजूद होता है, जैसे पत्थर के अंदर मूरत मौजूद होती है, पत्थर के अंदर पहले से वो जो होता है, किसी का पत्थर तराश के जब बुत बनाते हैं तो वो पहले मौजूद होता है। तो वो किसी ने एक मशहूर उससे पूछा पत्थर तराशने वाले से कि आप किस तरह ये घड़ के बना लेते हैं। उसने कहा ये शक्ल उसके अंदर मौजूद होती है, मैं तो फालतू पत्थर काट देता हूँ। तो सुकरात ये कहता था कि असल में जो इल्म है, जो डेफिनेशन होती है, जो किसी चीज की रियलिटी के बारे में मालूम होती, असल जो उसकी इल्म होता है वो आदमी के अंदर पहले से मौजूद होता है। मैं तो उससे फजूल चीजें जो हैं वो अपने क्वेश्चन के जरिए क्वेश्चन करते करते वो हटा देता हूं और उसके अंदर से इल्म बरामद करता हूं। वो कहता था कि जिस तरह मेरी माँ कोई अपने पास से बच्चा नहीं, औरत जिसके पास वो दाइया के तौर पे जाती है तो उसका जब बच्चा पैदा करने में वो तो सिर्फ हेल्पफुल होती है, वो उस औरत की मदद करती है, बच्चा तो पहले से उसके पास होता है उस औरत के। तो वो कहता था कि मेरा जो ये मैसेज है ये इंटेलेक्चुअल मिडवाइफरी है, कि मैं ज़हनी सतह पे एक आदमी के इंटेलेक्चुअल लेवल पे हेल्प करता हूं उसको एक डेफिनेशन कायम करने में, ना कि मैं खुद उसको अकल देता हूं। अकल किसी को दी नहीं जा सकती। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है कि किसी को अकल दें, लेकिन अकल ये आ जाए तो ठीक है, वरना इसकी बड़ी मुश्किल से ही
अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ रेमिसेंस, एक इल्म का ये नजरिया मैं आगे ये पढ़ाऊंगा कि यूनान के फिलोसफर्स के जो थे आइडियलिस्ट, उनके मुताबिक ये था कि इल्म जो है बजात खुद वो पैदा नहीं किया जा सकता, कोई ऐसी चीज नहीं है किसी आदमी के अंदर इसको, बल्कि आदमी जब किसी दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आया तो वहां पे, ये मैं थ्योरी ऑफ फॉर्म पढ़ाऊंगा, उसके पास बहुत सारा इल्म था, उसने जितनी दुनिया में चीजें हैं आलम अरवाह में जहां उसकी रूहें थी वहां पे उसने देखी हुई थी, लेकिन जब वो पैदा होने के हादसे से गुजरा तो वो उसकी यादाश्त से महव हो गई, खत्म हो गई। तो हम जब ये कोई आदमी क्वेश्चन करता है, सवाल करता है, तो इसके जरिए वो बुनियादी तौर पे उसको सिर्फ याद दिलाता है, और एक ऐसा वक्त आता है, मसलन वो आपको इंट्स देता है, जब इंट्स देते देते आप एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे मसलन एक आदमी आता है, तो मैं उसने कहीं कोई चीज देखी होती है, तो मैं उससे पूछता हूँ कि यार फला जगह, अचानक उसको जब सवाल किए जाते हैं उसके साथ ये भी था, इधर ये भी था, वो दरमियान में था, तो इसका ये कर, वो अचानक उसको रिमेम्बर कर लेता है, इसको याद कर लेता है कि देखो वाकई मैंने वो सारा कुछ देखा हुआ था। ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ रेमिनिसेंस, ये है डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव। ये मैंने नीचे लिखा है कि आपको थोड़ा सा बता दूं कि इंडक्टिव क्या है और डिडक्टिव क्या होती है। ये रीजनिंग का तरीकाकार है, ये मेथड है इंडक्टिव मेथड लॉजिक में, और जो है डिडक्टिव और इंडक्टिव दो मेथड है। अब डिडक्टिव मेथड जो है ये यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर सफर करता है। यूनिवर्सल क्या होता है कि सबसे पहले बड़ा दायरा लिया जाता है, जैसे ऑल मेन आर मॉर्टल, ये यूनिवर्सल है, सुकरात इज ए मैन, एक दूसरा उसके नीचे मुकदमा कायम किया जाता है, उससे कंक्लूजन ड्रा किया जाता है कि सुकरात इज मॉर्टल। अब ये सेंस बेस नहीं होता, डिडक्टिव लॉजिक के अंदर आप सेंस बेस कोई नहीं होता, ये एक ऐसी चीज जैसे 2+2 के लिए जरूरी नहीं है कि 2 जो है ना, ये आप इसके अंदर कोई सेंस का इस्तेमाल नहीं होता कि 2+2, आप इसके अंदर अपनी जो परसेप्शन होती है उसकी जरूरत नहीं होती। ये डिडक्टिव मेथड जो है ये बुनियादी तौर पे एक ऐसी चीज है जिसको आप मैथमेटिकल बोल सकते हैं। अब डिडक्टिव मेथड के अंदर एक चीज मौजूद होती है कि इसके अंदर जब कोई आर्गुमेंट किया जाता है डिडक्टिव मेथड के अंदर, तो ये या तो ठीक होता है, वैलिड होता है, या इनवैलिड होता है, तीसरी बात कोई नहीं होती। या तो ये होगा कि ऑल मैन आर मॉर्टल, सुकरात इज मैन, देयरफॉर सुकरात इज मॉर्टल, ये बात या तो दुरुस्त होगी या बिल्कुल गलत होगी, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी चीज जब हम पुट करते हैं उसका नतीजा गलत या ठीक, वैलिड और इनवैलिड की सूरत में निकलता है। अब इंडक्टिव मेथड जो है वो पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ सफर करता है। मैंने पहले मिसाल दी कि आप कहते हैं एक कौवा काला था, दूसरा काला, तीसरा चौथा, सारे कौवे काले, ये पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ। अच्छा, लेकिन इंडक्टिव मेथड के अंदर ऐसा नहीं होता कि बात का कोई हतमी नतीजा नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि अब ये हो गया है तो ये अब मुकम्मल तौर पे ये बात दुरुस्त है। इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट होता है वो या तो स्ट्रांग होता है या वीक होता है। बाज औकात ये तो हो सकता है कि वो कोई एक स्ट्रांग आप, लेकिन अचानक कोई कौवा कहीं से निकल आ सकता है, आके उड़ता हुआ आपके सर से गुजरेगा, आप कहेंगे ये तो सफेद कौवा था, तो आपकी बात जो है अब वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं रही है। हो सकता है कोई इस तरह की सूरत हाल, लेकिन इसके अंदर हमेशा जो है वो एक डर रहता है, इसके अंदर या तो आर्गुमेंट आपका स्ट्रांग बन जाता है या वो वीक रह जाता है। वैलिड और इनवैलिड का सवाल यहाँ पे पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि ये ओपन डोमेन है, तो उसके अंदर बड़ा मुश्किल होता है वहां तक पहुंचना। कितने मिनट हो गए हैं? अच्छा, तो क्वेश्चन किया, ये पहला मेथड था। हमने इससे पहले लेक्चर में पूरी फिलॉसफी की जहां तक तारीख की कि फिलॉसफी कहां से शुरू हुई, कैसे आगे बढ़ी। तो जो लोग ये सवाल आज क्वेश्चन पूछ रहे थे कि फिलॉसफी की इब्तिदा कहां से हुई, उन लोगों के लिए ये है कि वो लोग हमारा कल का लेक्चर देखें, जिसके अंदर हमने पूरी तारीख फिलॉसफी की 54 मिनट का एक लेक्चर यहाँ पे मौजूद है। तो कल से हमारे जो आगे लेक्चर होंगे वो उन्हीं लोगों के साथ हमारे मखसूस होंगे जो लोग
यहाँ पे बकायदा जिन लोगों का हमारे साथ आगे क्लास के लिए यहाँ पे फी जमा कराएंगे, यहाँ पे आप लोग को नंबर दिया गया है हमारे ऑफिस का, या आप लोग यहाँ पे राब्ता कर लें। कुछ लोगों ने करा लिया है तो वो लोग कल से हमारे साथ होंगे। ये हमारा डेमो का आखिरी लेक्चर था, ये उसका पहला क्वेश्चन था जो हमने किया। मैं आपको बताता चलूं कि फिलॉसफी इंतहाई से कोरिंग सब्जेक्ट है। जो लोग डरे हुए हैं उनको किसी डर की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे आसान आसान बातों में सारी बात समझ आ जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज। कितने मिनट का?